हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था। माझी परगना शासन व्यवस्था अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि किस जनजाति की शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर देखें तो ये संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। अब संथालों की जनजाति की शासन व्यवस्था को माझी परगना शासन व्यवस्था ही क्यों नाम दिया गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो इनकी शासन व्यवस्था को जो आधार स्तंभ है, जो गांव है, यहाँ से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत होती है, उसके जो प्रधान होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसी को माझी कहा जाता है। इसलिए पूरी व्यवस्था को ही नाम दे दिया गया माझी परगना शासन व्यवस्था। अगर इससे पहले आप अगर वीडियो देखे होंगे दोस्तों, हम पढ़ाए थे मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, तो उसको पहले पढ़ लीजिएगा, तभी इसको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। और नहीं पढ़े होंगे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, तो अगर संथालों की बात करें तो कैसे इनकी व्यवस्था की शुरुआत हुई, कहाँ से इन लोग आए, कैसे झारखंड में बसे, कैसे इनकी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है और वर्तमान में क्या स्थिति है, सभी चीजों को जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और छठा जेपीएससी में कहाँ से प्रश्न आए थे उस पॉइंट को भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो संथाल की अगर बात करें तो दो चार पॉइंट को हम नोट करवा दे रहे हैं दोस्तों, इसको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो संथाल है, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। आपको पता होगा, अगर पूरे भारत देश में बात करें जाए तो पूरे भारत देश में सबसे बड़ी जनजाति जो होती है गोंड है। गोंड के बाद दूसरी जनजाति आती है भील, और भील के बाद अगर पूछा जाए कि तीसरी सबसे बड़ी जनजाति भारत देश में कौन है, तो हम लोग का जो संथाल जनजाति है यही तीसरी बड़ी जनजाति है। तो पूरे भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, और अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की एक पहली सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा आप जानते होंगे संथाली, जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और संथाली लिपि के विकास को अगर देखा जाए तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा ओल्ड की लिपि का भी विकसित किया गया है इसके द्वारा। तो संथाली के बाद में कुछ मुख्य चीजें हैं दोस्तों जिसको आपको जाना होगा। और प्रजातीय दृष्टि से अगर बात करें तो प्रोटोस्टाइट प्रजातीय दृष्टि में इसको रखा जाता है संथाल लोग को। अब संथाल लोग जो थे झारखंड में कहाँ से आए और कैसे यहाँ पर बसे उसको जानते हैं। तो अगर भारत की अगर मैप अगर देखा जाए दोस्तों, अगर इस तरह से हम भारत की मैप पर अगर देखें संथाल को, तो यहाँ पर आपका कौन सा राज्य है तो आपको पता होगा फट से कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से हमारा जो झारखंड है वो बिल्कुल सटा हुआ है। प्रश्न भी पूछता है कि झारखंड राज्य के पूर्व में कौन से राज्य है। तो झारखंड राज्य के जस्ट पूर्व में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, यानी कि पूर्व के जस्ट उल्टा पश्चिम, तो नाम ऐसे याद कर सकते हैं, इसके पश्चिम बंगाल है। अब जो संथाल थे तो पश्चिम बंगाल के ही निवासी थे। ये लोग पश्चिम बंगाल में पहले से रह रहे थे। क्या होता है कि धीरे धीरे जो होता है, आपको पता होगा कि साहेबगंज जिला जो राजमहल का क्षेत्र लगा हुआ है, तो राजमहल के पहाड़ी से लोग धीरे धीरे क्रॉस करते हैं और हमारे झारखंड में आकर के, अगर झारखंड की बात करें तो अगर देखा जाए इस तरह से तो इन लोग जो है हजारीबाग के क्षेत्र तक के आकर के बस जाते हैं। हजारीबाग, मानभूम, इसके बाद देखें इधर आपका तो हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी, यहाँ तक इनकी विस्तार को बढ़ जाता है। विस्तार बढ़ते जाता है। इधर देखा जाए तो 13वीं 14वीं शताब्दी की बात है। उसी के दौरान उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो इस समय मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, मुस्लिम शासकों का। उन लोग जो थे, जो मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह थे, तो यहाँ पर देखे तुम लोग धीरे धीरे इस क्षेत्र में कब्जा जमाने लगे थे। अब इससे लोग विवश होकर के हजारीबाग वाले क्षेत्र से धीरे धीरे लोग फिर संकेंद्रण होते चले गए और लास्ट में लोग अगर देखें तो संथाल परगना के क्षेत्र में आकर के इनका निवास स्थान हो गया। अब संथाल में पहले से यहाँ पर कुछ जनजातियां रह रही थी, उस जनजाति को भी जानिए। तो संथाल में आपको पता होगा कि जो सोरिया पहाड़िया जनजाति है, ये यहाँ के आदिम जनजाति है और मूल यहाँ के निवासी हैं। तो सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है संथाल परगना में पहले से रह रही थी। अब क्या होता है कि इन लोग जाते हैं तो इनकी सभ्यता संस्कृति अलग था, क्योंकि इन लोग पश्चिम बंगाल से आकर के बसे थे। इनकी जो सभ्यता संस्कृति होती है अलग होती है, क्योंकि यहाँ के मूल लोग थे। अब क्या होता है कि संथाल लोग जब आए तो कोई भी आदमी कहीं बसेगा दोस्तों, तो उसको खाने पीने की तो व्यवस्था बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो इन लोग क्या किए, संथाल परगना के क्षेत्र में जमीन को साफ करके, मतलब जंगल को साफ करके जमीन बनाए।
अब जमीन बनाने के दौरान अगर देखें तो इन लोग धीरे धीरे संथाल परगना के जो राजमहल का क्षेत्र है वहां पर इन लोग वर्चस्व बढ़ाने लगे और पहाड़िया जनजाति जो यहाँ से पहले से रह रही थी इनके बीच अब इनके बीच संथालों के बीच टकराव होने लगा। टकराव होने लगा। कोई भी सभ्यता संस्कृति में नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ कोई दूसरी जनजाति आकर के बसे। आप खुद देखते होंगे, खुद नहीं चाहते होंगे कि मेरे पड़ोसी में कोई आकर के दूसरा कोई बसे। तो वही थी क्योंकि दूसरे सभ्यता संस्कृति की क्या होती आघात पहुंचती थी। इनकी रहन सहन खान पान अलग थी, इनकी व्यवस्था, इनकी जंगल जमीन जो था वो अलग था। इनके जो देखे रहन सहन की प्रवृत्ति थे उनको धीरे धीरे छीना जाने लगा और संथाल जो थे इनके द्वारा बनेंगे। अब क्या होता दोनों के बीच टकराव होने लगती है। उसी बीच देखें तो अंग्रेजों का वर्चस्व झारखंड में प्रवेश करता है। टकराव के दौरान देखें तो इन लोग अंग्रेज आते हैं। वो अंग्रेज को आपको पता होगा कि अंग्रेज जो होता है डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाती है। आपको पता होगा तो फूट डालो और राज करो। भारत देश में वही करते आए थे और झारखंड में भी लोग यही करते हैं। अब क्या करते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पर झारखंड में प्रवेश करते हैं तो इन लोग जानते थे कि दोनों के बीच क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा था। इसके बाद क्या होता है कि जमीन बनाती है 1338 वर्ग मील। इसको भी समझ लीजिए। अब इस मैटर को सुलझाने के लिए दोनों को निवास स्थान को कि भाई इसका जंगल को बांटा जाए, जमीन को बांटा जाए, इसको लेकर के हमेशा दोनों में लड़ाई होती रहती थी। और जो सौरिया पहाड़िया जनजाति थी, लड़ाकू जनजाति इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इधर से अंग्रेज आते हैं और डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो राज करे की नीति अपनाती है। और इसके तहत यहाँ पर देखिए तो 1338 वर्ग मील की जमीन को क्या बोला जाता है कि दामिनी एकोह बनाया जाता है। दामिनी एकोह जो आज हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं इसी भूमि से स्टार्ट होती है। ये बात हो रही है दोस्तों 1832-33 की बात हो रही है। 1832-33 के दौरान यहाँ पर देखें तो 1338 वर्ग मील को दामिनी एकोह बनाया जाता है। पहाड़ी भूमि को आच्छादित किया जाता है और उस भूमि में कहा जाता है कि जो ऊपरी की भूमि है, जो पहाड़ी भूमि है, वो पहाड़िया लोगों को दिया जाएगा। यानी कि पहाड़िया में अगर देखें तो सौरिया पहाड़िया को दिया जाएगा। सौरिया पहाड़िया को दिया जाएगा। अब क्या होता है कि जो निचली जमीन होगी, इसके अगल बगल का जो जमीन होगा, इसको बसाने के लिए बोला जाए कि आप संथालों को दे देंगे। तो यहाँ पर यही नियम लागू हुआ 1338 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कि सौरिया पहाड़िया को ऊपरी भूमि दे दिया गया, दामिनी एकोह बना करके वो निचली भूमि में संथालों को बसाया गया। ये थी। अब क्या थी कि जो सौरिया पहाड़िया की जनजाति व्यवस्था थी वो चली आ रही थी पहले से। अब इसी व्यवस्था को इन लोग अपनाते हैं। कौन लोग? संथाल लोग। तब देखिए जनजाति व्यवस्था कैसे आई। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसको मिटाते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जो सौरिया पहाड़िया थे उनको भी बस गए। अब यहाँ पर देखें तो संथाल लोग भी बस गए। लेकिन क्या होता है, दोनों के बीच टकराव बना रहता है। अंग्रेज जो थे इन लोग तो जमीन दे दिए, बदले में इनको कर चाहिए था, टैक्स चाहिए था। और टैक्स का बोझ इतना बढ़ा दिया गया, इतना बढ़ा दिया गया कि लोगों को सहन से बर्दाश्त नहीं हुआ। बाद में देखें तो संथालों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हो जाता है। अब आप लोग जानते होंगे कि 1855-56 में जो होता है संथाल युद्ध होता है। आपको पता होगा कि संथाल विद्रोह पढ़ते होंगे, तो यही शुरुआत होती है संथाल विद्रोह की। यानी कि 1832-33 में इसका बू बोला गया था, मतलब न्यू डाला गया था। मतलब बोलना चाहिए कि जो इसके युद्ध के लिए, आक्रमण के लिए, विद्रोह करने के लिए लोगों को यहीं से बुनियादी हो गई थी जब दामिनी एकोह का गठन हुआ था। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1855-56 में संथाल विद्रोह होता है। संथालों में बोला जाता है कि खून की होली बह जाती है। 15,000 से ज्यादा संथाल लोग मारे जाते हैं। तो ये संथाल के इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी हम लोग जनजाति पढ़ना है तो उसमें घुसेंगे, अभी हम लोग ट्रैक नहीं बदलना है। अब देखिए 55-56 में होता है। बाद में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक विद्रोह जब हुए संथालों का, उस समय देखिए तो भागलपुर के कमिश्नर थे जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज जो यूले थे दोस्तों, जॉर्ज यूले के द्वारा बाद में कहा जाता है कि संथालों को मान्यता दिया जाए, इनके पंचायती व्यवस्था को। तो जॉर्ज यूले के द्वारा जो पंचायती व्यवस्था को दिखाई दे रही है, इसको बताएंगे अच्छे से, भी आपके हम शॉर्ट फॉर्म में करके दिए हैं। तब जॉर्ज यूले जो आपके भागलपुर के कमिश्नर थे, उनके द्वारा जो सौरिया पहाड़िया की जो जनजातीय व्यवस्था थी उसको मान्यता दे दिया गया। समझिएगा,
उसको मान्यता दे दिया गया। यानी सोरिया पहाड़िया जनजाति जो व्यवस्था थी वो संथालों में स्थानांतरित हो गई थी। यानी कि संथालों की जो व्यवस्थाएं थी पंचायती व्यवस्था, उसको अब सरकार के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हो गया और उसको पुलिस अधिकार भी दे दिए गए। कौन उसके द्वारा दे दिए गए दोस्तों? तो जारजूले के द्वारा एक पुलिस रूल बना गई थी जिसको जारजूले रूल भी बोला जाता है। तो ये कब की बात है? संथाल विद्रोह की बात है। अब देखिए यही जनजातीय व्यवस्था उत्पन्न होती है। तो पहला प्रश्न तो यही आता है दोस्तों कि जो संथाल की जो आपको दिखाई दे रहा माझी परगना शासन व्यवस्था 21 जनजाति की शासन व्यवस्था हस्तांतरित होकर के इन लोगों को मिली है। तो आपको यहाँ याद करना पड़ेगा कि सोरिया पहाड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था संथालों में स्थानांतरित हुई है। जैसे कि नागवंशी शासन पढ़ाए थे तो उसमें बताया थे कि मुंडा शासन व्यवस्था थी वही नागवंशी शासन व्यवस्था में स्थानांतरित हुई थी। उसी प्रकार जो सोरिया पहाड़िया की जनजातीय जो व्यवस्था थी वही संथालों में स्थानांतरित हुई है। तो पहला प्रश्न इसको ध्यान में रखिएगा, पूछेगा कि कौन सी जनजाति संथाल जनजाति जो व्यवस्था है किस जनजाति के द्वारा व्यवस्था हस्तांतरित हुई है? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति के द्वारा हस्तांतरित हुई है, क्योंकि ये व्यवस्था सोरिया पहाड़िया जनजाति की थी। अब ये मान्यता मिल गया और यहाँ पर देखिए कि इसमें गांव में क्या होता है, गांव से बात क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उस व्यवस्था को अब समझिए। यही व्यवस्था से प्रश्न आएंगे, वो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको ले गया था समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्तर, ये मैं अपने आप लोग को समझदारी के लिए लिख दिया हूँ। ऐसे आप नोट बनाएंगे तो इसको एक पेज में देखिए तो आराम से लिख सकते हैं। जब इसको हम अध्ययन कर रहे थे दोस्तों तो हम लोग को लगभग हमारा 10 से 12 पेज अध्ययन करने में पूरा नोट बनाने में लगा था, लेकिन मैं सोचा कैसे आपको शॉर्ट करके दूं कि आपको एक पेज में पूरा समझ में आ जाए। तो मैं इसको कवर करने का प्रयास किया है, शायद आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका स्तर, यानी स्तर जो हो गया इसका हो गया प्रमुख। तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे पहला स्तर आता है गांव। जो परिवार से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? गांव। तो गांव को यहाँ पर देखें इस व्यवस्था में कहा जाता है आतो। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछेगा कि संथाल परगना में गांव को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आतो। और अगर नहीं देगा आतो तो आपको गांव को गांव याद रखना है। गांव के प्रमुख जो कौन होगा? तो माझी होगा। अब क्या कहते हैं कि 5 से 8 गांव, यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा। तो 5 से 8 गांव जो मिल करके क्या बनेगा? देश माझी बनेगा, यानी कि देश बनेगा। और देश जो होगा उसका प्रमुख होगा देश का, उसको कहा जाएगा देश माझी या मांडे माझी। इसके बाद क्या होता है कि जो देश माझी के बाद देखा जाए तो और एक से बड़ा शासन व्यवस्था होगी जिसको बोला 12 से 20 गांव मिल करके परगना बनेगा। और परगना के जो प्रमुख होगा वो कहा कहलाएगा? तो परगनेत कहलाएगा। अब समझिएगा। और यहाँ पर देखिए तो कुछ परगना, यानी कि 10, 12, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, यानी 2, 4, 5 मतलब परगनों की संख्या को मिला करके। तो कुछ परगना को मिला करके दिसुम परगना बनेगा और उसके प्रमुख जो कहलाएंगे दिसुम परगनेत कहलाएंगे। तो ये पर समझ में आ गया, पहला स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि जो माझी शासन परगना जो है या माझी परगना शासन व्यवस्था जो है वो कितने स्तरीय थी? तो 4 स्तरीय शासन व्यवस्था है। या लिखिएगा, अगर माझी परगना नहीं लिखते होंगे तो उसमें लिखिएगा संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था 4 स्तरीय थी। कितने स्तरीय थी? तो 4 स्तरीय थी। 4 स्तरीय समझिएगा, गांव, देश, परगना, दिसुम परगना। अब ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि लिबोर सेंद्रा क्या है? तो लिबोर सेंद्रा जो होता है उसको हम बताएंगे, उसको फिर रहने दीजिए। लोबीर सेंद्रा है वो लिखा हुआ है, लोबीर, इसको कर दीजिएगा इसे, लोबीर सेंद्रा है वो। अब प्राइस समझिएगा। तो गांव जो होता है उसको आतो कहा जाता है। आतो अगर नहीं एग्जाम में देगा तो आपको गांव याद रखना है। और गांव के जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है या अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि गांव का कौन अध्यक्ष प्रधान जो होगा वो क्या होगा? माझी होगा। तो माझी का क्या कार्य है दोस्तों? तो माझी जो होता है वो प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रमुख होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि माझी शासन परगना व्यवस्था में, चाहे माझी शासन व्यवस्था में माझी जो होता है वो प्रशासनिक प्रमुख होता है प्लस में न्यायिक प्रमुख भी होता है। तो 2 चीज को लिखा, प्रशासनिक प्रमुख प्लस में न्यायिक प्रमुख। तो यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं आपको लिखने के लिए, प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख।
न्यायिक प्रमुख। यानी कि जो माझी होगा वो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रमुख होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो ये काम जो करेगा माझी किसी के सहयोग से काम करेगा और उस सहयोगी का नाम भी जाना है और यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए दोस्तों, छठा जीपीएससी एग्जाम अगर देखिएगा तो यहीं से प्रश्न पूछा है कि माझी का जो सहयोगी है वो कौन है या उप माझी किसे कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया प्राणिक, यही दिया हुआ था तो प्राणिक। तो वहां पर ऑप्शन में आपको टिक आउट करना पड़ेगा कि माझी का जो सहायक होता है वो कौन होता है, तो प्राणिक होता है। तो यहाँ पर देखिए वर्ड में प्राणिक लिखा है, प्रामाणिक लिखा रहेगा, प्राणिक भी लिखा रहेगा, तीनों में से कोई वर्ड भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए तो तीनों वर्ड इसके लिए प्रयोग होता है। अब देखिए तो माझी का जो सहायक होगा प्राणिक होगा और प्राणिक जो होता है जो उप माझी होता है या उप प्रधान होता है। तो प्रश्न यही आएगा कि माझी का उप प्रधान कौन होता है या उप माझी कौन होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि प्राणिक होगा, प्राणिक होगा या प्राणिक होगा। यहाँ पर देखें तो ये प्रश्न छठा जेपीएससी में पूछा गया है। आप प्रश्न को प्रीवियस उठा करके देखिएगा। यानी कि जो प्रशासनिक और न्यायिक प्रधान जो होता है वो माझी होता है। तो माझी की अनुपस्थिति में उस किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, तो उप माझी के द्वारा किया जाएगा या उप प्रधान के द्वारा किया जाएगा जिसका नाम है प्राणिक। अब प्राणिक के भी सहायता करने के लिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरकरा। इसको भी नाम को याद रखना है। हरकरा जो क्या है, एक उप प्राणिक, यानी जो प्राणिक आपको दिखाएगा माझी का सहायक, और माझी के भी सहायक जो हो गया आपका उप माझी, और उप माझी के भी सहायक कौन हो जाएंगे, हरकरा, यानी कि उप प्राणिक इसको बोलेंगे। ये प्राणिक हो गया जो माझी का सहायक, हरकरा जो ये आपको प्राणिक हो रहा है इसके सहायक। तो यहाँ पर देखिए प्राणिक का ये उप सचिव होता है, प्राणिक का ये सहायक होता है, या प्राणिक का देखें तो ये उप प्राणिक होता है। तो इसको लिखिएगा उप प्राणिक, या लिखिएगा प्राणी का उप सचिव या प्राणी का सहायक, यानी कि इसके सहायक। तो माझी के सहायक ये और इसके सहायक हरकरा। अब समझ गए होंगे। अब आगे आते हैं दोस्तों, जो है ये इसके सहायक हैं किसके, माझी के। इसकी सहायता से ही शासन व्यवस्था चलती है। अब देखिएगा तो गुणेत या गुड़ाइत बोलते हैं इसको, गुणेत या गुड़ाइत, कहीं कहीं गुणेत देगा कहीं कहीं गुड़ाइत भी देगा। तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है, इसलिए लिखे दोनों वर्ड। जो गुणेत होता है वो माझी का सचिव होता है। ये जो माझी आपका दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो माझी, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो माझी का पूछेगा एग्जाम में कि माझी का जो सचिव होता है कौन होता है। तो आपको याद रखना गुणैत जो होता है वो माझी का सचिव होता है। और इसका जो काम है, इसका काम है उत्सव एवं कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाना। क्या होता है कि गांव में कोई चीजों का उत्सव होगा, महोत्सव होगा, तो उन सारी चीजों की जानकारी कौन पहुंचाएगा, तो गुणैत के द्वारा गांव में पहुंचाया जाएगा। यानी कि गांव के जो घर होंगे, परिवार होंगे, वहां तक पहुंचाने की जानकारी कौन काम करेगा, तो गुणैत के द्वारा किया जाएगा। इस सूचना को एकत्रित करता है। गांव के द्वारा कोई भी सूचना होगा तो उसको एकत्रित करेगा। प्लस में किसी चीज का अगर मीटिंग बैठक होगी तो इसके मीटिंग बैठक के स्थान भी नाम याद रखिएगा। जो संथालों में जो मीटिंग बैठक होती है उसको कहा जाता है अखाड़ा, उस जगह को। तो जो अखाड़ा में बैठक का आयोजन होगी तो सभी लोगों को एकत्रित करने का भी काम कौन करेगा, तो गुड़ाइत करेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है जोग माझी। तो इस बार हमको लग रहा है कि एग्जाम में पूछेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग माझी जो है उप सचिव होता है। किसके उप सचिव होगा दोस्तों, तो जैसे गुड़ाइत तो सचिव हो गए, यानी कि उप सचिव भी तो कोई होगा ना माझी का। तो यहाँ पर देखो जो जोग माझी जो है, यानी माझी यहाँ दिखाया, तो माझी का उप सचिव कौन होगा, तो जोग माझी। तो प्रश्न यही पूछा जाएगा कि माझी का उप सचिव कौन, तो जोग माझी, यानी जोग माझी उप सचिव होता है। और इसका काम क्या होता है, तो लिखेंगे जन्म एवं विवाह मामलों पर सलाह देना। जैसे कि जन्म और विवाह मामलों पर सलाह देने का काम कौन करता है, प्रश्न आएगा तो आपको फट से करना पड़ेगा, वहां पर जोग माझी करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली दोस्त है बातें। क्या होता है कि जो संथालों में होता है, यहाँ पर देखें तो एक बिठलाहा प्रथा है। यानी कि बिठलाहा के मतलब होता है दोस्तों दंड देना। और बिठलाहा का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो ये होता है सबसे बड़ा दंड, बहिष्कार करना। बिठलाहा का अगर शब्द में अर्थ देखा जाए तो बोलता है सामाजिक बहिष्कार। अगर लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, बिठलाहा का अर्थ होता है सामाजिक बहिष्कार।
अब क्या होता है दोस्तों कि जन्म एवं विवाह संबंधित मामलों पर यह सलाह देना, साथ में यौन अपराध के मामलों में भी जो जोग मांझी होता है वही सलाह देता है। अब यौन अपराध क्या होता है, तो यहाँ पर जनजातियों में देखिए जब प्रचलित होती है, कभी कभी देखने को ऐसा मिलता है कि जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती है कि शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद देखा जाए तो सबसे पहले किसको ये जानकारी मिलेगा कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई गांव में, तो उसको जानकारी सबसे पहले देना है किसको, जोग मांझी को। इसको समझिएगा अच्छे से, कोई इसके पास जानकारी जाएगा तो जोग मांझी के सबसे पहले जाएगा, सब मांझी के पास नहीं चला जाएगा, डायरेक्ट जोग मांझी के पास जाएगा। जोग मांझी यानी कि कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले तो ये मैटर चला जाएगा जोग मांझी के पास। और उस गांव में एक सभा में यानी अखाड़ा स्थल में मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद लड़की से पूछा जाएगा कि बच्चा जो पेट में हो किसका बच्चा है। अगर लड़की बताने में अगर सक्षम हो जाती है, अगर पहचान लेती है कि ये लड़के के द्वारा ही किया गया है, ये लड़का इस लड़की का मतलब बच्चे का बाप है, तो वो सही है वहां तक। इसके बाद क्या होता है, उस लड़के को शादी उस लड़की से करा दिया जाता है। लेकिन इन द सिचुएशन क्या होता है कि लड़की जो होती है वो नहीं बता पाती है, वो डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो लड़का जो बच्चा है वो किसके मतलब किससे संभोग की थी कि वो बच्चा उसके पेट में गर्भ धारण कर गई, उस जानकारी उसको नहीं हो पाता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो लड़की होगी उसके घर को दंड दिया जाएगा, उसके परिवार को दंड दिया जाएगा। और परिवार को दंड देने के साथ साथ गांव को शुद्धिकरण करने के लिए गांव में पूजा पाठ का आयोजन कराया जाएगा। पूजा पाठ आयोजन होगा और प्रतिभोज होगा। प्रतिभोज मतलब होगा दोस्तों लोगों को बुलाकर, मतलब बड़ा भोज का आयोजन होगा और सभी को लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा। अब बात यहाँ, उस बच्चा को जन्म देगा तो उस बच्चे का गोत्र क्या होगा, तो उस बच्चे का गोत्र का निर्धारण होगा जोग मांझी के गोत्र पर ही। यानी कि जोग मांझी का जो गोत्र होगा वही अब बच्चा जो जन्म लेगा, जिसके पिता का पता नहीं है किसके द्वारा किया गया था, तो वैसे बच्चे को जो गोत्र होता है वो जोग मांझी के गोत्र पर ही बच्चे को गोत्र को रख दिया जाता है। तो प्रश्न अगर पूछेगा कि जो बच्चे का अगर मतलब बोले जो बच्चा कंसीव कर गई, मतलब जो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट होने के बाद जो बच्चा को जन्म लेगा तो उस बच्चे के पिता का नाम मालूम नहीं होने पर वो जो उसका गोत्र निर्धारित कैसे होगा, तो उसका गोत्र निर्धारित जोग मांझी के आधार पर होगा। जो जोग मांझी का जो गोत्र होगा उसी बच्चा को गोत्र का नाम दे दिया जाएगा। अब संथालों में पता होगा कि 12 गोत्र पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, 12 गोत्र पाए जाते हैं। और गोत्रों में देखें तो सम विवाह जो होते हैं वर्जित होता है, उसमें भी हम बात करेंगे आगे। चलिए, तो ये समझ में आ गया दोस्तों जोग मांझी के क्या होते हैं। यौन अपराध से संबंधित मामलों को सबसे पहले यहाँ जाएगा और यौन अपराध के मामलों पर सलाह देगा, प्लस में जन्म एवं विवाह मामले पर भी ये सलाह देने का काम कौन करता है, तो जोग मांझी करता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा यौन अपराध के मामले में भी देख करिएगा। अगला है कि जोग प्राणिक। अब देखिए जोग मांझी हो गया, तो जोग मांझी की सहायक करने के लिए कौन होगा, तो जोग प्राणिक होगा। तो यहाँ पर लिखेगा जोग मांझी का सहायक, हम एक लाइन में लिख दिए, आप भी लिख लीजिएगा कि जोग प्राणिक जो कौन होता है, तो जोग मांझी का सहायक होता है। अब जो नायके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये भी वीवीआई इंपोर्टेंट है सब पॉइंट। नायके जो होता है वो गांव के धार्मिक प्रधान होते हैं। जो नायके है वो क्या होंगे, तो गांव के धार्मिक प्रधान होंगे। और धार्मिक प्रधान के क्या होता है, तो जैसे कि गांव का एक पूजा स्थल होता है, यहाँ पर देखिए तो इनके गांव में सिंह बोगा पूजा इनकी जो होती ठाकुर देवता होते हैं संथालों में, तो उनकी अगर पूजा पाठ के हुए गांव के बीचों बीच में इनका एक नियम है कि गांव के बीचों बीच में पूजा स्थल होगी और उसको सिंगोगा देवता इनको पूजा कर, जिसको ठाकुर देवता भी करते हैं। तो गांव में पूजा पाठ कराने का कार्य जो होंगे, गांव को खुश रखने का कार्य कैसे किया जाता है, तो देवी देवता पूजा करते हैं। तो यानी कि धार्मिक प्रबंध, धर्म से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो नायके के द्वारा किया जाएगा। और नायके की सहायता देने के लिए उड़ाम नायके होंगे, जिसको उप नायके भूषण बोला जाता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा कि जो नायके की सहायता देने के लिए कौन होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए उड़ाम नायके होते हैं। ये भी क्या करते हैं, तो पूजा पाठ कराते हैं। इधर लिखेगा उप नायके, अब ये भी काम क्या करेंगे, तो पूजा पाठ कराएंगे। साथ में लिख लीजिएगा इधर पूजा पाठ कराएंगे, पूजा पाठ करना। ये हो गया दोस्तों नायके धार्मिक प्रधान, उड़ाम नायके पूजा पाठ कराना, और इसको उप नायके बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट को और ध्यान दीजिएगा, जैसे देखा लाशेर टंगाए। लाशेर टंगाए क्या होता है दोस्तों, तो ये गांव के प्रहरी होता है। प्रहरी समझते थे ना, वॉचमैन जिसको बोलते हैं, वॉच डॉग बोलते हैं, देख रेख करने वाला। ये गांव का प्रहरी होता है, ये बाहरी आक्रमण से गांव की सुरक्षा करता है।
यानी कोई भी अगर गांव में बाहरी आक्रमण होने वाला है, चाहे कोई चीज होने वाला है, तो सब देखने का काम कौन करेगा? तो लाशें टंगाया करेगा, यानी गांव की प्रहरी के काम। यानी बोलता कि वॉचिंग डॉग बोल सकते हैं इसको, गांव की प्रहरी मतलब देख रेख करने वाला। प्रश्न अगर ऐसे भी पूछ दे तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इसके बाद जो है चौकीदार। चौकीदार जो है दोस्तों ये क्या है? नाम से पता चल रहा है चौकीदार। अभी भी गांव में, झारखंड में चौकीदार जो होते हैं ये पुलिस के अंग होते हैं, जो देखें तो गांव के पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और गांव की जो कोई भी व्यवस्था अगर गड़बड़ाती हो तो उसकी सूचना पुलिस थाने तक जाके देती है। तो बस वही काम इसका भी। चौकीदार जो है वो पुलिस के भांति कार्य करता है, और पुलिस के भांति के कार्य करने से पुलिस का क्या कार्य है समझ रहे होंगे। इसके बाद देखिए तो इसका एक और काम है कि माझी के आदेश पर किसी को भी गिरफ्तार करना। माझी के आदेश पर, यानी कि ये माझी का कोई आदेश देता है तो यहाँ पर क्या कहेगा? वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। कौन गिरफ्तार करेगा दोस्तों? तो चौकीदार। बहुत आसान वर्ड है। इसके बाद देखो एक तो भगदू प्रजा। भगदू प्रजा क्या होता है इसको समझिए। तो भगदू प्रजा होता है तो गांव में, जैसे कि बताया दोस्तों कि बिठलाहा जो सजा दी जाती है, चाहे गांव में लड़ाई झगड़ा हो गए, शादी विवाह से संबंधित हो गए, सभी मैटर को कौन सुनेगा? माझी सुनेगा। तो वैसी स्थिति में क्या होता है? सिर्फ माझी निर्णय नहीं लेता है, उसके लिए देखो तो गांव में वरिष्ठ लोग होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अनुभवी होते हैं, वैसे लोगों का संगठन होता है। तो झगड़ा विवाह संबंधी मामले जो होते हैं तो यहाँ पर देखें तो गांव के वरिष्ठ लोगों का जो समूह होता है उसको भगदू प्रजा कहा जाता है। यानी कि जो इनका अखाड़ा स्थल है वहां पर लोग जब बैठेंगे समूह में, किसी चीज पर बहस होगी, तो वहां पर एक वरिष्ठ लोगों का समूह भी होता है, और वरिष्ठ लोगों को ही समूह को कहा जाता है भगदू प्रजा। यानी कि गांव में वरिष्ठ लोगों का समूह को क्या कहा जाता है? तो भगदू प्रजा। जहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि संथाल जनजाति में जो वरिष्ठ लोगों का समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भगदू प्रजा कहा जाता है। तो ये चीज थे दोस्तों। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, 12 गोत्र वगैरह सब लिख लीजिएगा दोस्तों, याद रखना चाहिए, नॉर्मल चीजें हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखें, भोक्ता को नहीं जोड़ना है, यहाँ पर इसको काट लीजिए। ये इतने लोग काम करेंगे, इसमें माझी को भी शामिल कर लीजिएगा। ये जितने लोग भी काम करेंगे इनको क्या करेंगे? गांव के द्वारा जमीन दी जाती है उपहार में। इनको वेतन किसी प्रकार का नहीं दिया जाता है, बल्कि जितने लोग काम कर रहे हैं सभी को अगर देखा जाए तो क्या दिया जाएगा? बदले में जमीन दिया जाता है। बदले में, काम के बदले क्या दिया जाएगा? तो जमीन दिया जाएगा। बदले में जमीन दिया जाएगा। तो इस चीज को भी याद रखना है कि काम के बदले इनको क्या मिल रहा है? तो बदले में जमीन मिल रहा है। सभी अधिकारी जितने हैं सभी को मिलेगा, साथ में माझी को भी मिलेगा। लेकिन जो भगदू प्रजा, जो वरिष्ठ लोगों का समूह है, इनको किसी प्रकार का कुछ नहीं मिलता है। बस ये बोलना चाहिए वरिष्ठ लोग हैं, मतलब एक संपन्न लोग हैं, इनकी बस लोगों के अनुभवों को सुनना जाता है। ये हो गया दोस्तों पूरी शासन व्यवस्था। अब बोलिएगा सर कि ये जिसके बाद माझी के काम हो गया, अब देश माझी का क्या काम है? तो इसमें भी बात करेंगे, सभी चीजों को बात कर रहे हैं, भागिए मत। यहां पर अगर देखें दोस्तों तो जो मामले माझी के द्वारा नहीं सुलझा पाते हैं, एक चीज यहाँ पर नोट करके थोड़ा सा लिख लीजिएगा दोस्तों कि माझी जो होता है प्रशासनिक और न्याय प्रधान होता है। ये सभी मामलों को सुनेगा, जैसे शादी विवाह, लड़ाई झगड़ा, गांव में आपसी विवाद, इन सारे मैटर को नीचे नोट में खाली एक लाइन लिख दीजिएगा कि जो हत्या से संबंधित मामले को ये नहीं देखता है। नोट में क्या लिखना है कि हत्या यानी किसी की मृत्यु दंड हो गया, कोई हत्या कर दिया, किसी को गला काट दिया, फांसी लगा दिया, वैसे मामले में सरकारी हस्तक्षेप होती है, बल्कि माझी उसका डिसाइड नहीं करता है। तो हत्या के मामले को छोड़कर सभी मामलों को माझी देखता है। हत्या के मामले में सरकारी हस्तक्षेप होती है, वहां पर सरकार हस्तक्षेप करेगी। इसको लिख लीजिएगा। तो वैसे मामले, हत्या को इग्नोर करके ही चलिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे मामले जब भी बोले, वैसे मामले यानी शादी विवाह, लड़ाई झगड़ा, गांव में आपसी विवाद, जो भी भाई भतीजावाद से लड़ाई, तो सारी मैटर जो अगर माझी के द्वारा नहीं सुलझा पा रहे हैं उस मैटर को हस्तांतरित कर दिया जाएगा देश माझी के पास। देश माझी क्या है? तो 5 से 8 गांव का एक समूह होता है, और वहां पर देश माझी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उन सारी मैटर को जहां पर यहाँ सुलझ नहीं पाया माझी के पास। अब क्या होता है कि जो देश माझी है, तो देश माझी में भी उस मैटर को नहीं सुलझ पाता है। कौन सा मैटर? तो वही शादी विवाह हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, जमीन के विवाद हो गया, मृत्यु दंड को छोड़ करके, मृत्यु से संबंधित यानी हत्या संबंधित मैटर को छोड़कर। यहाँ भी उसी चीज होगा, यहाँ भी अगर नहीं सुलझाया गया तो यहाँ पर चला जाता है परगनेट में।
अब एग्जाम में प्रश्न ये पूछेगा कि परगनेत का सहायक कौन होता है, तो वहां पर आप कंफ्यूजन हो जाइएगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं सीक्वेंस से सजाया हूं। आपको वहां पर ध्यान रखना, परगनेत का जो सहायक होगा वो देश माझी होगा। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि परगनेत का सहायक कौन होता है। बुक में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, अगर आप बुक पढ़ते होंगे तो परगनेत का सहायक लिखेगा देश माझी होता है या मांडे माझी होता है। इसको ध्यान में रखना है, सहायक जब भी पूछेगा तो इसका सहायक ये होगा। अगर माझी का सहायक कौन होगा तो प्राणिक होगा, लेकिन यहाँ पर अगर पूछेगा कि परगनेत का सहायक कौन होगा तो देश माझी हो गया, मांडे माझी होगा, क्योंकि यहाँ सारे मैटर को नहीं सोलह पाते हैं तो मैटर यहाँ चले जाते हैं। और यहाँ पर देखे तो कोई अधिकारी नहीं है, यहाँ भी कोई अधिकारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ परगनेत जो है, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है परगनेत, ये परगनेत के सहायक होंगे, देश माझी और मांडे माझी इसको बोल सकते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको करना है कि देश माझी या मांडे माझी इसके सहायक होते हैं। अब क्या होता है कि जो परगनेत के पास मैटर नहीं सुलझ पाते हैं, जो परगनेत के पास मैटर नहीं सुलझ पाते हैं वो कहाँ चले जाते हैं तो दिसुम परगना के पास। अब ये भी प्रश्न पूछेगा कि दिसुम परगना के सहायक कौन होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि दिसुम परगनेत के जो सहायक होंगे वो कौन होंगे, परगनेत होंगे। यानी कि जो मैटर अब यहाँ नहीं सुलझ पाया वो मैटर यहाँ चला गया दिसुम परगना के पास। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा वैसे मामले जो परगनेत के पास या परगना के पास नहीं सुलझ पाया वो किसके पास हस्तांतरित होगा, तो हो जाएगा आपके दिसुम परगना के पास हस्तांतरित होगा। और दिसुम परगना के पूछेगा कि सहायक कौन है तो आपको पहले परगना है, और अगर नाम देकर के पूछा कि दिसुम परगनेत का सहायक कौन है तो आपको नाम याद रखना है कि परगनेत उसके सहायक होते हैं। ये हो गया। अब एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा सर जी की सुप्रीम कोर्ट क्या है कि लोबीर सेंद्रा क्या है। तो लोबीर सेंद्रा क्या है तो पता होगा कि ये यहाँ झारखंड में नहीं था लोबीर सेंद्रा। ये देखे तो हम लिख दे हैं पर सुप्रीम कोर्ट, यानी कि तीनों चारों जगह पर मैटर नहीं सुलझ पाता है तो वैसे मैटरों को सुलझाने के लिए कहाँ चला जाता है मैटर, तो लोबीर सेंद्रा के पास। लेकिन ये झारखंड के हमको पंचायती व्यवस्था संथालों को पढ़नी है, लेकिन ये कहाँ होता था तो पुरुलिया में। पुरुलिया कहाँ है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में। तब बोलिएगा सर पश्चिम बंगाल कैसे चले गए, पश्चिम बंगाल इसलिए हम चले गए क्योंकि आपको बताया था फर्स्ट में ही कि जो संथाल लोग थे वो पश्चिम बंगाल से आकर के यहाँ बसे थे, तो वैसे ही मैटर नहीं सुलझ पाया तो वहां अपने जो मूल निवास स्थान था यानी कि जहाँ लोबीर सेंद्रा उसी जगह कहा जाता है, यानी कि सभी में सुप्रीम कोर्ट है वो। यानी ऐसे मामलों को सुनवाया जाएगा जो यहाँ पर नहीं सुलझ पा रहे हैं, कुछ ऐसे मैटर लगते हैं तो ऐसे मैटर लोबीर सेंद्रा के पास चला जाता है। लेकिन उसमें नोट में लिख लीजिएगा ये यहाँ पर झारखंड में ना होकर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर लिखेगा जो लोबीर सेंद्रा है वो हो जाएगा पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है। तो वहां पर व्यवस्था थी तो उसको में नहीं जाना है, बस आपको ध्यान रखने के लिए अगर प्रश्न पूछ देगा कि जो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है संथाल परगना जनजाति में, तो लोबीर सेंद्रा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट के भांति कार्य करता है, तो उसको ध्यान रखना। ये चीजें मूल चीजें हो गए। आप देखिए दोस्तों तो जो इनके द्वारा कुछ कुछ चीजें हैं तो उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे हमने लिखा था सबसे छोटा दंड, यानी कि जो माझी के द्वारा जो दंड दिया जाएगा वो सबसे छोटा दंड हो जाएगा केरला दंड होता है। सबसे छोटा दंड होता है केरला दंड। तो यहाँ पर कहा जाता है केरला दंड में दोस्तों कि जो 5 रुपया से 150 रुपया तक उसको दंड दिया जाता है। पहले 1.5 रुपया था, धीरे धीरे बढ़ते गया और बढ़कर 5 रुपया हो गया है। तो जो सबसे छोटा दंड जो है केरला दंड कितना दिया जाता है, 5 रुपया से 150 रुपया तक दंड दिया जाएगा। किसके द्वारा, माझी के द्वारा। सबसे बड़ा दंड जो होता है बिठलाहा होता है। बिठलाहा जो होता है 3 ही व्यक्तियों को दंड दिया जाता है। अब इसको मिटाएं, चलिए मिटा ही लेते हैं। लिख लिए होंगे और लिख नहीं लिए होंगे दोस्तों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए मिटाते हैं। अब जो बिठलाहा होता है, बिठलाहा मतलब लिखेगा इधर बगल में सामाजिक बहिष्कार। अब सामाजिक बहिष्कार क्या है, तो सामाजिक बहिष्कार मतलब हो गया दोस्तों कि बिठलाहा जिसको सजा मिलती है, ये संथालों में सबसे बड़ी सजा होती है। यानी कि उसको गांव से बाहर निकाल देना, यानी पूरे समाज से अलग कर देना। उसके घर में कोई जाएगा नहीं, उसके शादी विवाह में नहीं जाएगा, किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, वो गांव में उसको अलग थलग कर देना, उसी को कहा जाता है बिठलाहा। किस जनजाति में कहा जाता है दोस्तों, तो संथाल में। हम लोग संथाल बोल रहे हैं इसमें। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो बिठलाहा है वो सामाजिक बहिष्कार हो गया, इस 3 लोगों को दिया जाता है।
पहला है किसको, यौन अपराध को, जो बताया कि लड़का को जो प्रेग्नेंट हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता है कि इसका है। अगर उसे लोग पकड़ाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता है शादी करने के लिए, तो उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि उसको बोलेंगे यौन अपराध। दूसरा हो जाएगा दोस्तों यौन अपराध के साथ साथ अगर देखें तो समगोत्री विवाह। समगोत्री विवाह क्या होता है दोस्तों कि जो संथाल जनजाति है उसमें विवाह जो है समगोत्री, 12 गोत्र पाए जाते हैं, उस 12 गोत्र में जो आपका गोत्र है स्वयं का, उस गोत्र के लड़की से शादी नहीं करना है। यानी कि 12 में से आप 11 में से किसी से कीजिए, आप ब्राह्मण से नहीं कर सकते हैं जिस गोत्र से आप होते हैं। यानी कि समगोत्री विवाह जो होती है वो वर्जित है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपको बिटलाहा की सजा दी जाएगी। तो तीसरा देखें दोस्तों तो डाइन हो जाता है। अब डाइन क्या होता है, तो भूत प्रेत तो जानते होंगे, गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो 50 वगैरह का साया, तो इसे इनमें मान्यताएं प्रचलित है। जो डाइन होता है, जिसको प्रूफ हो जाता है कि ये डाइन है, तो इसे को बिटलाहा सजा दी जाती है, गांव से निकाल दिया जाता है। अब क्या है कि इस व्यक्ति को अगर बिटलाहा की सजा मिल जाता है तो क्या उसको फिर से शामिल किया जाएगा, तो हाँ उसको गांव में फिर से लोगों के समक्ष शामिल किया जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सामाजिक भोज देना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखिएगा शामिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सामाजिक भोज का आयोजन करना पड़ेगा। सामाजिक भोज का आयोजन करना पड़ेगा। अब सामाजिक भोज क्या होता है कि यानी कि आपको जो गांव में जितने लोग हैं सभी को बुला करके खाना खिलाना पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। इससे कि आपके गांव में 200 लोग हैं तो 200 लोग उसके परिवार के लोग आएंगे, उसके घर के जो मुख्य लोग होते हैं, और सभी को अगर सामाजिक भोज कराएंगे तो फिर आपको गाँव में शामिल कर दिया जाएगा। ये तो होगा दोस्तों बिटलाहा। अब इसको जैसे कि हम बताएं बिटलाहा पॉइंट हो गया। अखाड़ा लिखिएगा। दूसरा पॉइंट अगर देखें अखाड़ा लिखिएगा दोस्तों सभा स्थल। साथ में यहाँ पर आगे भी लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, लिखिए कि सभा स्थल अखाड़ा होता है। साथ में युवक युवतियां जो होती है, कुंवारी लड़कियां यहाँ पर नाच गाना भी करते हैं। सांस्कृतिक केंद्र लिखिए, इसको एक वर्ड में अगर लिखना है एग्जाम पढ़ के जाना तो सांस्कृतिक केंद्र, सभा स्थल, लड़के लड़की यहाँ पर नाच गाना भी करते हैं, उसको कहा जाता है अखाड़ा। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो हम यहाँ पर बात करें जो जहीर थान होता है। यहाँ पर एक चीज 2-3 पॉइंट इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहीर थान, अब जहीर थान क्या होता है, तो जहीर थान जो होता है दोस्तों वो ग्राम देवता होता है। ग्राम देवता को जहां स्थान होता है उसको कहा जाता है जहीर थान। जहीर थान यहाँ ग्राम देवता के स्थान को कहा जाता है। अब एक दोस्तों पढ़ाए सभी जनजातियों में वही चीजें हैं लगभग। शासन को लिखिएगा समाधि स्थल। इसके बाद देखिए दोस्तों जो इनमें अगर देखें तो युवागिरी बताए थे हम, तो उसको युवागिरी को लिखिए घोटुल युवागिरी। इसके बाद देखिए दोस्तों तो माझी थान जो होता है वो सिंगोगा देवता के स्थान को बोला जाता है, तो उसको भी लिख सकते हैं ये माझी थान। सिंगोगा देवता बगल में लिख सकते हैं ठाकुर देवता के स्थान। ये तो हो गया दोस्तों कुछ मुख्य बिंदुएं, इसको हमेशा आपको याद रखना ही जनजातियों से संबंधित। और इससे संबंधित जो पॉइंट अगर आपको लगता है जो छूट रहा है तो उसको आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि इससे बाहर आपके कोई सवाल आएंगे। आप अगर इसके इतिहास भी पढ़िएगा, चाहे जनजाति के बारे में भी पढ़िएगा, तो जनजातीय व्यवस्था पढ़िए और उस जनजाति को पढ़िए, इतना ही सारा मैटर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। 10 पेज से ऊपर अगर आप पढ़िएगा जाकर दोस्तों तभी इतना शॉर्ट में आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे जो हमारे दोस्त फ्रेंड हैं जो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं, उन्होंने नोट बनाया तो 10 से 12 पेज में बनाया था, हमने इसको 1 पेज में आपको दिया है। और इतना को रिवीजन करके चाहिएगा एग्जाम में, एकदम जरूर आपको पढ़े 5 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। जितना में आपको हम लिखवाए हैं ये 50 वर्ड से कम ही होंगे जितना लिखवाए हैं। अगर जाइएगा एग्जाम में तो रात भर में 5 मिनट में आराम से इसको पढ़ के निकल जाइएगा। ऐसे अगर पढ़ के निकलेगा तो मात्र आपको देखें तो 5-7 मिनट में शॉर्ट नोट, जब भी पढ़ें तो शॉर्ट नोट 1 पेज के पिछले साइड में जरूर लिखें, ताकि एग्जाम के रात भर में उसको पढ़ के आसानी से सुबह एग्जाम देने जा सके। मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पढ़ते हैं हर कोई को कमेंट।